नमस्कार। आज मैं शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करूंगी कि बालकों का शारीरिक विकास कैसे और किस तरह से होता है। क्योंकि आप जानते हो कि शारीरिक विकास का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाकी का सारा विकास जैसे मानसिक विकास, गामक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञान विकास, खेल का विकास, ये सारे विकास जो हैं वो शारीरिक विकास पर निर्भर करते हैं। आप भी जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो क्या वो काम कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, खेल सकता है? नहीं ना, वह बिस्तर पर पड़ा रहता है। वह स्वयं पर तो बोझ रहता ही है, दूसरों पर भी एक बोझ बना रहता है, क्योंकि परिवार के दूसरे सदस्य उसकी देखभाल में, उसकी सेवा शुश्रूषा में अपनी समय लगाते हैं। उन पर पैसा भी अधिक व्यय होता है। जो पैसा खर्च होना चाहिए व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, अच्छे खान पान पर, अच्छी पढ़ाई लिखाई पर, अच्छे रहन सहन पर, मनोरंजन पर, वह पैसा बीमारी में चला जाता है। तो आप समझ गए हैं कि शारीरिक विकास का मानव जीवन में नितांत महत्व है। आप जानते हो, पहला सुख निरोगी काया, दूजे रही माया। तो अब हम इस चीज़ को हम बालक के संदर्भ में देखते हैं कि जो बालक बचपन से कमज़ोर होते हैं, बीमार रहते हैं, उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, गामक, संवेगात्मक और भाषा आदि का विकास भी विलंब से होता है, क्योंकि बालक चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनमें काम करने की शक्ति और क्षमता का अभाव होता है। वे अक्सर निराश, उदास, क्रोधित, बेचैन और खिन्न रहते हैं, और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वे खेल में भी भाग नहीं लेते हैं, और वो अगर खेलना भी चाहते हैं तो दूसरे जो बालक हैं वह उन्हें अपने साथ बिठाकर नहीं खिलाते हैं, जिसके कारण उनके मन में एक हीन भावना पनप जाता है। वह बालक अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार की गुणात्मकता और मात्रात्मकता, जिसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कहेंगे, इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया और हेल्थ इज वेल्थ। और हम ये भी जानते हैं, हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। और यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से थका हारा, कमज़ोर, निर्बल और बीमार रहता है तो वह सदैव अपने बारे में ही सोचता है। उसके द्वारा श्रेष्ठ काम करने की आशा नहीं की जा सकती। ना तो वह अपना भला कर पाता है और न ही दूसरों का। वास्तविकता तो यह है कि ऐसे व्यक्ति देश एवं समाज के लिए भार होते हैं। शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान के समय से ही हो जाता है और जन्म के बाद भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से चलता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और फिर इसकी गति मंद हो जाती है। किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक विकास रुक जाता है। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि बालक के व्यवहार पर शारीरिक विकास का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो आप देखते हो, बालक के व्यवहार पर शारीरिक विकास का प्रभाव मुख्य रूप से दो प्रकार से पड़ता है। पहला पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव। प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव शारीरिक विकास से यह निर्धारित होता है कि बालक एक निश्चित आयु में किन किन विकासात्मक कार्यों को कर सकता है और किसे नहीं कर सकता है। जैसे यदि एक 5 वर्ष के बालक का शारीरिक विकास अच्छा है तो वह पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है, खेल में भी अव्वल रह सकता है, खेल को उसके साथियों के साथ बराबरी भी कर सकता है, और पढ़ाई के साथ अनुशासन में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है, खेल कूद की सभी गतिविधियों में भाग लेता है। परंतु अगर वही बालक बीमार रहता है, कमज़ोर रहता है, तो न तो पढ़ाई में अव्वल रहता है, न खेल की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा कर सकता है, और न दूसरे बालक उसे अपने साथ खेलना पसंद करते हैं और नहीं खिलाना ही। दूसरा देखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव। बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर शारीरिक विकास का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है। यह बालक के स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। बालक स्वयं अपने शारीरिक रचना
एवं आकार के बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोग बालक के शारीरिक रचना एवं आकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से भी बालक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार प्रभावित होता है। अब हम ये देखते हैं शारीरिक विकास का अर्थ क्या है, किसको कहेंगे हम शारीरिक विकास। तो मेरे दोस्तों, शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक और बाह्य अंगों के विकास से है, जैसे शरीर की लंबाई, शरीर भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियां एवं विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास इत्यादि। शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। थॉमसन ने शारीरिक संबंध के बारे में लिखा भी है, बालक के व्यक्तित्व के आकलन में शारीरिक सौष्ठव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास की शुरुआत तो गर्भाधान के प्रारंभ से ही हो जाती है। गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं, की आकृति मात्र एक पिन के नोक के बराबर होता है। पिन का एक सिरा जो देखते हो उनके नोक के बराबर होता है, और वही पिन के नोक की आकृति का बालक 9 माह का होते होते एक 19 से 20 इंच लंबा शिशु हो जाता है और उसका वजन भी 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। एक स्वस्थ मानव शिशु बन जाता है और 20 वर्ष की अवस्था तक वही नन्हा सा बालक जिसका जाइगोट सुई के एक पिन के नोक के बराबर था, वही अब 9 महीना के होते होते एक बालक बन जाता है, एक नन्हा से शिशु बन जाता है, और फिर वही बालक 17-18 साल का होते होते पूर्ण वयस्क बन जाता है। और अब वह न केवल अपना काम करता है बल्कि आपकी भी मदद करता है, दूसरे लोगों की भी मदद करता है और सामाजिक गतिविधियों में पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका में निभाने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शारीरिक विकास किसको कहते हैं हम और शारीरिक विकास क्या है। अब हम देखते हैं, आज हम चर्चा करते हैं शारीरिक विकास का क्या महत्व है, क्यों हम पढ़ते हैं शारीरिक विकास के बारे में, ना पढ़े तो क्या होगा। मेरे साथियों, शारीरिक विकास का सबसे पहला जो महत्व है, ये एक 5 क्षेत्रों में, शरीर के 5 क्षेत्रों में विकास होता है, जिससे बालकों का व्यवहार प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, यह बालक के व्यक्तित्व निर्धारण में भी मदद करता है। शारीरिक विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला क्षेत्र है शारीरिक संरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स। शारीरिक संरचना बालक के बाह्य व्यक्तित्व का आधार होता है। एक लंबा, चौड़ा एवं उत्तम शारीरिक सौष्ठव वाला बालक अधिक प्रभावशाली दिखता है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, मुखाकृति, चेहरा, दांत, अस्थियां, मांसपेशियां आदि का विकास सम्मिलित है, जिससे शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। दूसरा है नाड़ी संस्थान का विकास। नाड़ी संस्थान का विकास, नाड़ी संस्थान किसको कहेंगे हम, नर्वस सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है, क्योंकि विकास का सिद्धांत ही होता है मस्तकाधोमुखी विकास, सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट, अर्थात विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इस क्रम में मस्तिष्क के पास जो अंग पहले आते हैं उनकी कोशिकाओं और तंत्रिकाओं का विकास पहले होता है। इसी कारण बालक को सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने की क्षमता का विकास होता है और बालक मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित होता है। बालक नई नई बातों के बारे में सोचता है, वह कल्पनाशील होता है। इससे बालक में नए व्यवहार प्रतिमान उत्पन्न होते हैं। मानसिक योग्यताओं में विकास के कारण ही बालक नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाता है तथा नवीन व्यवहार प्रतिमानों को प्रदर्शित करना सीख जाता है। इन नए व्यवहार प्रतिमानों में संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित नए प्रतिमान भी हो सकते हैं। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, अर्थ प्रत्यक्षीकरण,
सामाजिक अनुरूपता आदि किसी भी संबंध में बालक नए व्यवहार प्रतिमान प्रदर्शित कर सकता है। अतः नाड़ी संस्थान के विकास के माध्यम से शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। मेरे प्यारे साथियों, मांसपेशियों और अस्थियों का विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। मांसपेशियां शरीर को सुंदर आकार और रचना प्रदान करती हैं, वहीं अस्थियां शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं। अगर बालक के शरीर में मांसपेशियां न रहे, केवल हड्डियां रहे, तो देखने में बालक नरकंकाल की तरह दिखेगा। वैसे बालक देखने में ऐसे लगेगा जैसे कि कुपोषित है, उसके शरीर में मांस ही नहीं है और त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई है। इसलिए ये सारी चीज़ों का होना भी अनिवार्य है। और जो बालक छोटा रहता है तो उसकी हड्डियां इतनी लचीली होती हैं, उनमें कैल्शिफिकेशन नहीं होता है। इसके कारण बालक अगर बार बार गिरता भी है तो उनकी हड्डियां नहीं टूटती हैं और उठ करके खड़ा हो जाता है बालक। इस कारण बालक बार बार गिरता है, उठता है, खेलकूद में दौड़ चल करके भाग लेता है। चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण ही बालक के स्वभाव एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो पृथक पृथक अवस्था में क्रियाशील होकर शारीरिक विकास में योगदान देती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो बालक के लंबाई को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहयोग करता है। वयःसंधि प्यूबर्टी स्टेज में सेक्स हार्मोन्स का स्रावन होता है, जिससे बालक के यौन अंगों का विकास होता है एवं उनमें परिपक्वता आती है और किशोरावस्था को प्राप्त करते करते एक बालिका स्त्री तथा बालक पुरुष बन जाता है। किशोरावस्था में जो नए व्यवहार प्रतिमान देखे जाते हैं, उसमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लड़के लड़कियों के साथ खेलना, चिपकना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कों के साथ। इसका प्रमुख कारण भी यौन अंगों का विकास एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन ही है। और पांचवा है सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ जनरल कंडीशन। शारीरिक विकास के अंतर्गत सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे हम कदापि नकार नहीं सकते हैं। सामान्य शारीरिक अवस्था से तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सुसंगठित होकर समन्वित रूप से कार्य करने से है। यदि किसी भी अंग में दोष उत्पन्न हो जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इस कारण व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जैसे लैंगरहंस की दीपिकाओं में उपस्थित, अगर इंसुलिन ठीक प्रकार से काम नहीं करता है या इंसुलिन हार्मोन का निकलना कम हो जाता है या गड़बड़ी उनमें उत्पन्न हो जाती है, तो मधुमेह नामक, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं या शुगर की बीमारी कहते हैं, रोग हो जाता है। इसी प्रकार अगर शरीर में विटामिन ए की कमी है तो बालक को रतौंधी हो जाएगा, अंधता हो जाएगा। विटामिन बी की कमी है तो बेरी और त्वचा के रोग हो जाएंगे। विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी हो जाएगा और विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स रोग हो जाएंगे। तो आप समझ गए कि शारीरिक विकास का महत्व मानव जीवन में कितना ज़्यादा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।